हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग खूब अच्छे से अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले तमाम वीडियोस में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस के बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रखा है और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ट्रांसलेशन को पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो लेंदी होगी लेकिन मेरा वादा है आपसे कि वीडियो देखने के बाद में आपका ट्रांसलेशन टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डीएनए के फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा, डीएनए की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा, आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ा और कोडांस के बारे में पढ़ा। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टीआरएनए के स्ट्रक्चर और उसके सिग्निफिकेंस, उसके फंक्शन के बारे में भी खूब अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जो बोल सकते हो इस चैप्टर के लगभग लास्ट टॉपिक्स पे आने वाले हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आने वाला है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये दो टॉपिक्स और आने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग अब पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेट करना का मतलब क्या होता है कि किसी लैंग्वेज में कोई बात लिखी हो, आप लोग जीवन में ट्रांसलेशन पढ़ते चले आ रहे हो, जानते चले आ रहे हो कि किसी लैंग्वेज में अगर कोई बात लिखी गई है तो उसको किसी दूसरे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना या बोलना, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ऐसे ही एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज के फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उस लैंग्वेज को बोल सकते हैं कोडांस, और जहां पे लिखी है वो पूरा है एमआरएनए। उस लैंग्वेज, वो हर कोडान, उस लैंग्वेज में जो कोडांस है वो हर कोडान किसी एक अमाइनो एसिड की ओर इंडिकेट करता है। तो उस कोडान को अमाइनो एसिड के फॉर्म में ट्रांसलेट करने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले टॉपिक को। उम्मीद है फंडामेंट जो है इसका समझ में आया। तो ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। ट्रांसलेशन महोदय आप कहाँ हैं? आ जाइए, आ गए। बोला जा रहा है कि एमआरएनए पे जो भी कोडांस पाए जा रहे हैं उन कोडांस को अमाइनो एसिड की चेन में चेंज कर देना, दैट इज पॉलीपेप्टाइड चेन में चेंज कर देने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? ट्रांसलेशन। यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या हो गया? प्रोटीन की बात हो रही है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब प्रोटीन की बात हो रही है। बोला जा रहा है कि इसको करने के लिए क्या क्या चाहिए? तो इसको करने के लिए एमआरएनए चाहिए, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया ट्रांसक्रिप्शन के केस में। कहाँ पढ़ा? ट्रांसक्रिप्शन। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है ट्रांसक्रिप्शन की, आप लोग देख लीजिए। टीआरएनए पढ़ा, टीआरएनए प्रीवियस इससे जस्ट पहले वाली, और राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा अभी यहाँ पे देख लेंगे। राइबोसोम के बारे में भी जानेंगे क्योंकि राइबोसोम भी ट्रांसलेशन में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ राइबोसोम के बारे में पहले जान लेते हैं कि राइबोसोम होता क्या है। तो राइबोसोम अगर हम लोग बोल सकते हैं तो चलिए देखते हैं क्या नाम है भाई इसका। राइबोसोम। राइबोसोम अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये दो यूनिट से मिलकर बन रहा है। एक यूनिट को हम लोग बोल सकते हैं ये लार्ज यूनिट है और छोटी बड़ी यूनिट को बोल सकते हैं, सॉरी बहुत ज्यादा गलत बोल दिया, छोटी यूनिट को बोल सकते हैं स्मॉल यूनिट है और बड़ी यूनिट को बोल सकते हैं लार्ज यूनिट है। ठीक है भाई, स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट ये मिल करके कितनी होती हैं? ये या तो 70s की होती हैं। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना होता है? या तो 70s और या तो 80s होता है भाई। 70s का मतलब क्या हो रहा है? 70s का मतलब हो रहा है कि ये कहाँ पे पाई जा रही है? ये या तो प्रोकैरियोट में पाई जा रही है और या तो कहाँ पाई जा रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जा रही है। और कहाँ पाई जा रही है? ये क्लोरोप्लास्ट में पाई जा रही है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। 80s कहाँ पाई जा रही है? 80s पाई जा रही है यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म। तो हम लोग बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट, सॉरी हो गया, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट यहाँ पे पाई जा रही है। ठीक है, 80s अगर हम फर्दर देखते हैं तो 80s मिलके बनती हैं 60s और 40s से मिलकर के। ठीक है, अब ये कैसे क्या होता है वो सेल यूनिट ऑफ द लाइफ एक चैप्टर है, वहां पे पढ़ेंगे अच्छे से। ज्यादा हम लोगों को खाली इसके बायोकेमिकल स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। ठीक है, 70s जो हो रहा है वो आपका किससे आ रहा है? 50s और 30s से आ रहा है। तो दो यूनिट हो गई है। ठीक है, और अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो अगर मान लेते हैं लार्ज यूनिट ये है, सॉरी स्मॉल यूनिट, ये स्मॉल यूनिट हो गई और ये हो गई आपकी लार्ज यूनिट।
ये हो गई लार्ज यूनिट। लार्ज यूनिट को थोड़ा सा ऐसे करके देख लेते हैं। यहाँ पर साइट्स पाई जाती है। कौन सी साइट पाई जाती है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और जान लेते हैं। स्मॉल यूनिट जो होती है, मान लिया ये स्मॉल हो गई और ये हो गई आपकी लार्ज यूनिट। तो स्मॉल यूनिट के पास एक आरएनए पाया जाता है जिसको बोलते हैं 16S rRNA। हाँ, चलिए जानते हैं rRNA का मतलब क्या हुआ। तो rRNA का मतलब हुआ राइबो और सोम। मैंने हमेशा बोला है कि बायोलॉजी एक लैंग्वेज है। बस बायोलॉजी में क्या है, कोई अपनी उसकी खुद की लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज में समझ जाओगे, बायोलॉजी का हर एक टर्म, हर एक कॉन्सेप्ट को आप खुद ही समझ जाओगे। राइबो का मतलब होता है आरएनए और सोमा का मतलब होता है बॉडी। आरएनए से बनी बॉडी, आरएनए से बने स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम। तो इस राइबोसोम को कौन बनाता होगा? हमने पहले बोला rRNA। राइबोसोम बनाने वाले आरएनए को क्या बोलेंगे? rRNA। तो rRNA अगर हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोट की, तो यहाँ पर अगर पाया जा रहा है, यहाँ पर अगर पाया जा रहा है क्या? 70S राइबोसोम। प्रोकैरियोट की सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कोर्स में भी प्रोकैरियोट का ही है, इसलिए प्रोकैरियोट पे फोकस करेंगे। क्या है? 16S rRNA। ठीक है, क्या पाया जा रहा है यहाँ पर? 16S rRNA यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए भाई, 16S rRNA की और भी बहुत सारी खासियत है कि इसके पास कुछ कंजर्व सीक्वेंस होते हैं जो बैक्टीरिया के फाइलोजेनी या बैक्टीरिया की सीक्वेंसिंग, कौन सी बैक्टीरिया का क्या नाम है, वो बैक्टीरिया की क्या फाइलोजेनी है, वो सब पता करने में भी इसका रोल रहेगा। क्लासिफाई करने में भी इसका रोल रहने वाला है। इसके पास कुछ इसके कंजर्व सीक्वेंस भी रहते हैं। ठीक है, तो जो mRNA होता है वो आकर के सबसे पहले mRNA जो आएगा, यहां पे मान सकते हैं ये mRNA आया। ठीक है, इस mRNA के पास पाया जाता है कुछ स्टार्ट कोडॉन। मान लिया यहां पे स्टार्ट कोडॉन है ये। और क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोट के केस में यहां पे पाया जाता है SDS। SDS क्या है सर? SDS क्या है? SDS है एक तरह का सीक्वेंस जिसको बोलते हैं साइन डेलगार्नो सीक्वेंस। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, नीट वगैरह में पूछा जाता है। SDS सीक्वेंस क्या होता है? याद रखना, याद रखो। एक बहन अपनी दूसरी बड़ी बहन को बुला रहा है AGG, है ना? जीजी बोल रहा है ना अपनी बहन को। हम लोग तो इधर यूपी बिहार साइड में AGG बोलते हैं। जीजी बुला रही है AGG। ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन SDS सीक्वेंस होता है। SDS सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जो mRNA को 16S rRNA से जोड़ने का कार्य करता है। मतलब ये राइबोसोम से जोड़ने का काम करता है। हाँ, ये वही सीक्वेंस है जो राइबोसोम से बाइंड कराता है। राइबोसोम बाइंडिंग सीक्वेंस ना बोल दें हम लोग, सीक्वेंस। और जब ये राइबोसोम से बाइंड करता है, मान लिया ये आकर के राइबोसोम से ये बाइंड कर रहा है इसे यहां पे, तो जब ये राइबोसोम से ऐसे बाइंड करता है कि इसका जो स्टार्ट कोडॉन है, ये हो गया आपका स्टार्ट कोडॉन, ये ग्रीन वाला ये पोर्शन, स्टार्ट कोडॉन राइबोसोम पे पाए जाने वाले 3 साइट, स्पेसिफिक साइट है, मान सकते हैं E, P और A। SDS सीक्वेंस, ध्यान से सोचना मेरी बात को और सुनना। SDS सीक्वेंस राइबोसोम से इस तरह से जाकर बाइंड करता है। SDS सीक्वेंस mRNA पे पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? mRNA पे। इस तरह से बाइंड करता है कि उस mRNA में पाया जाने वाला स्टार्ट कोडॉन P साइट के सामने आ जाता है। यह बात ध्यान रखना, अभी ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आप किसी चेयर पे या जमीन पे या कहीं पर ऐसे बैठो कि आपका चेहरा किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के सामने आ जाए, बस। तो बैठ कहीं और से रहे हो और चेहरा आपका सामने आ रहा है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसा कुछ होता है। मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि स्टार्ट कोडॉन जो होता है वो राइबोसोम से जाके बाइंड कर गया, नहीं। बाइंड कौन कर रहा है? SDS सीक्वेंस।
उसके बाइंड करने के कारण क्या हो रहा है, स्टार्ट कोडॉन उसके पी साइड से, ई मतलब एग्जिट, पी मतलब पेप्टाइडिल साइड और ए मतलब अमाइनो एसाइल साइड, पी साइड पे आके पहला कोडॉन बाइंड कर जाता है। बोलो इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सर ये राइबोसोम में जो आरएनए पाए जाते हैं, आरआरएनए पाए जाते हैं, कितने तरह के होते हैं, थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। बोला जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें तो प्रोकैरियोट के केस में हमने पहले पढ़ा 70S टाइप का होता है, 50 और 30S नामक की 2 यूनिट होती हैं। स्मॉल सब यूनिट ये हो गई आपकी लार्ज और ये हो गई स्मॉल। स्मॉल सब यूनिट में 16S आरआरएनए पाया जाता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो एमआरएनए से बाइंड करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, दूसरा इसके पास कुछ कंजर्व्ड सीक्वेंस रहते हैं और कुछ हाइपर वेरिएबल रीजन्स रहते हैं। क्या रहते हैं? हाइपर वेरिएबल रीजन्स रहते हैं। ये हाइपर वेरिएबल रीजन्स क्या करते हैं? हाइपर वेरिएबल रीजन क्या करते हैं? अलग अलग बैक्टीरिया के स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में अलग अलग हो सकते हैं या होते हैं। प्रोकैरियोट में तो 16S। यही सेम काम 18S कौन करता है? यही सेम काम 18S करता है किसमें? यूकैरियोट के केस में। तो ध्यान रखना, यूकैरियोट में हाइपर वेरिएबल रीजन कहाँ पाए जाते हैं? 18S आरआरएनए में, और प्रोकैरियोट में 16S आरआरएनए में। तो किसी भी बैक्टीरिया यही इसी की सीक्वेंसिंग करके पता कर लेते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन सी है और यह कौन सा स्ट्रेन है। बैक्टीरिया में भी पर्टिकुलर स्ट्रेन होता है, वो आगे अब हम लोग माइक्रोबायोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे आया है तो थोड़ा सा बेसिक समझ लें, ठीक है। तो 23S और 5S यहाँ पर 2 तरह के लार्ज सब यूनिट में आरआरएनए पाए जाते हैं। यहाँ पर भी ध्यान रखने वाले हैं हम लोग एक बात का। क्या ध्यान रखेंगे भाई? यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर स्टार बना देते हैं, ठीक है, स्टार बना लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसके ऊपर भी स्टार बना लेते हैं, ये इसको बॉक्स में कर लेते हैं। ध्यान रखना, इनको याद रखने वाली चीजें हैं। तो ऐसे तो सर सब कुछ आप याद ही कराने वाला बता दिए, तो क्या करें भाई, याद रखना ही है। क्या है, इनको पहले निपटा देते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से बनते हैं, पढ़ा दिया है मैंने, लेकिन पिछला रिवाइज कराना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। सारे आरएनए जो होते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से बनते हैं। मैंने बोला था रो मत, क्या रो, ओ सॉरी भाई दिख ही नहीं रहा है, रो मत, RMT फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज सारे आरआरएनए फर्स्ट से, सारे एमआरएनए सेकेंड से और सारे टीआरएनए थर्ड से बनते हैं। लेकिन थर्ड जो होता है वो एक आरआरएनए और है जो 5S है, उसको भी बनाता है। तो ये बात आप याद रखना। चलिए भाई देखते हैं क्या बताया मैंने। दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं कि सर आपने 23S और 18S को जो 23S और 28S उसको आपने स्टार बनाया, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। होता क्या है कि मान लेते हैं कि एक अमाइनो एसिड जो है क्या हुआ, एक अमाइनो एसिड ये है और दूसरी अमाइनो एसिड ये है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है और इस खूबसूरत से बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए, उसको बोलते हैं पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। कौन सा एंजाइम चाहिए भाई? आप बोलिए सब लोग साथ साथ, खूब तेज चिल्ला के बोलिए पूरे घर में, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। कौन सा एंजाइम चाहिए भाई? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम चाहिए। ये पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम कौन है भाई? ये पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम यही है, यही महानुभाव है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। मतलब सर ये आरआरएनए ही एंजाइम है। हाँ भाई आरआरएनए ही एंजाइम है। और जब कोई आरआरएनए या आरएनए एज अ एंजाइम काम करने लगे, जरूरी नहीं आरआरएनए ही एंजाइम की तरह काम करे। स्प्लाइसिंग पढ़ोगे तो उसमें एसएनआरएनए भी स्प्लाइसोसोम बनाने में काम करता है, उतना है नहीं, वो सब कुलदीप सोनी CSIR डालोगे तो वहां पे मिलेगा। अभी आप यहाँ पे समझिए क्या चीज। जो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी है वो 23S और 28S में देखने को मिलती है। मतलब ये आरएनए ही एंजाइम की तरह काम करने लगते हैं। भाई जब आरएनए ही एंजाइम की तरह काम करने लगे, व्हेन आरएनए इज इक्वल टू एंजाइम, जब आरएनए ही एंजाइम की तरह काम करने लगे तो हम लोग इसको बोलेंगे आरएनए से बनी हुई एंजाइम, दैट इज राइबोजाइम। ठीक है,
एंजाइम की बायोकेमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल में हम लोग एंजाइम पढ़ते बोलते हैं सारे एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बनते हैं एक्सेप्ट फ्यू। वो एक्सेप्शन यही है, राइबोजाइम। ठीक है, प्रोटीन नहीं है, ये डायरेक्ट एंजाइम की तरह काम करने लगते हैं। तो क्या क्या जाना इस छोटी सी टेबल में? इस छोटी सी टेबल में जाना कि भैया ये शुरुआत करने वाले हैं, बुलवाने वाले हैं, यहाँ से इनिशिएटर कोडान आकर के, इनिशिएटर कोडान नहीं बोलना चाहिए, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कराते हैं ये 16S और 18S। ठीक है, और बियॉन्ड द चैप्टर हम लोगों ने एक चीज और जानी कि 16S और 18S के पास हाइपर वेरिएबल रीजन होते हैं, जिसके बेस पे हम लोग बैक्टीरिया की सीक्वेंसिंग करके, प्रोकैरियोट की सीक्वेंसिंग करके उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 23S 28S के पास क्या खासियत है कि इनके पास पेप्टाइडेड ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं? लार्ज सब यूनिट में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनाने का काम करते हैं भाई। और इसके अलावा 5S rRNA क्या करता है? 5S rRNA क्या करने वाला है? इसकी खासियत ये है कि ये RNA पॉलीमरेज थर्ड से बनता है। बहुत सारी चीजें सीख गए, बहुत सारी चीजें सीख गए हम लोग। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा और एक बार पूरी इस टेबल को पढ़ के या पूरे स्लाइड को अच्छे से देखिए, सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर आपने हमको जो बताया वो बताया क्या क्या बताया आपने? देखिए भाई, हम लोग को क्या क्या पता चल गया, हम लोगों को क्या क्या पता चल गया। एक बात तो ये पता चल गई कि टीआरएनए क्या होता है। सर वो कहाँ बताया? वो बताया पिछली वीडियो में। भैया ध्यान तो दो, सब कुछ यही जानोगे। दूसरी चीज सर, आरआरएनए के बारे में या राइबोसोम के बारे में आपने अभी अभी बता दिया। ठीक, एमआरएनए के बारे में भी कुछ बतला दीजिए ना। एमआरएनए के बारे में अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे। किसी भी एक एमआरएनए को देखें, ठीक है, इतना सीएस आपके नीट में नहीं है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, नीट में है। क्वेश्चन आ जाता है ना, मेन मुद्दा ये है। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे वर्ड्स लिख दिए हैं। अभी दिखाऊंगा, अभी आपको नीट के लिए जो बुक है मेन वो है एनसीईआरटी। उस एनसीईआरटी बुक का स्क्रीनशॉट लगाया हूं मैं, और वो मैं बोलूंगा अब पढ़ के देखो ये समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है। ठीक है, तो मजा आएगा। और ये वही लाइन है जहां पे एनसीईआरटी लोग बंद कर देता है कि भैया एनसीईआरटी नहीं हो पा रही है, चलो कोई बड़ी कोचिंग चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एमआरएनए क्या है। अगर हम लोग एमआरएनए देखें, ट्रांसक्रिप्शन के केस में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर हम लोग यहाँ पर एमआरएनए देखते हैं तो एमआरएनए पर पाई जाती है ऐसे कैप। ठीक है, ये हो गई कैप, किस एंड पे? 5 प्राइम एंड पे। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? खूब ढेर सारे एडेनिन। कौन से एडेनिन? पॉली एडेनिन। इसलिए टेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉली एडेनाइलेटेड टेल। कौन बनाता है? एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है पैप पॉलीमरेज। खासियत क्या है? ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है। बड़ा अच्छे से समझाया है ट्रांसक्रिप्शन में, ध्यान रखना। इस पॉली एडेनाइलेटेड टेल कौन बना रहा है? पैप पॉलीमरेज बना रहा है। ठीक है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। मैंने वहां पर भी बोला था कि जवाब देना कि और कोई एंजाइम ऐसा है जो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में भी काम कर सकता है, तो आपको जवाब देना है, कमेंट करना है आपको बात को। ठीक है, तो हम लोग को इतना पता चल गया कि एक एंड जो होगा वो 5 प्राइम एंड यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे कैप जैसा कुछ दिख रहा है, और ये 3 प्राइम एंड आ रहा है जहाँ पे कुछ टेल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और क्या देखने को मिल रहा है? तो इसके अलावा पता चला कि इसके पास कुछ रीजन होता है जो डायरेक्ट प्रोटीन बनाने में मदद करता है, डायरेक्ट प्रोटीन बनाने के लिए पार्टिसिपेट करता है। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं क्या कि ये क्या हो गया भाई? ये हो गया कोडिंग रीजन या कोडिंग। वो पार्ट जो डायरेक्ट प्रोटीन बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है, उसको बोलते हैं कोडिंग रीजन। तो मतलब कुछ नॉन कोडिंग भी रहता होगा। कोडिंग रीजन क्या होता होगा सर? कोडिंग रीजन वो रीजन एमआरएनए का होता होगा जो ट्रांसलेट होने में या जिसको ट्रांसलेट किया जाता होगा। मतलब कुछ रीजन जो होता होगा वो अनट्रांसलेटेड भी रहता होगा। यस मेरे भाइयों, कुछ रीजन ऐसा भी रहता है जो अनट्रांसलेटेड रहता है। तो वो अनट्रांसलेटेड रीजन कौन सा है? वो अनट्रांसलेटेड रीजन ये है, यहां से ये सब क्या है? ये सब अनट्रांसलेटेड रीजन का पार्ट है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन। ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना, हर चीज का अपना काम है, समझेंगे हम लोग बहुत अच्छे से एमआरएनए के बारे में। तो ये कोडिंग रीजन हो गया और अनट्रांसलेटेड रीजन हो गया जो ट्रांसलेट नहीं कर रहा है। कोडिंग रीजन में जहां से कोड स्टार्ट हो रहा है, जहां से
कोड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जहां पे खत्म हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो जहां पे स्टार्ट हो रहा होगा हम लोग बोलेंगे वहां पे स्टार्ट कोडन पाया जाता होगा, वहां पे क्या पाया जाता होगा, स्टार्ट कोडन। और जहां पे खत्म हो रहा होगा वहां पे हम लोग बोलेंगे वहां पे क्या पाया जा रहा होगा भाई, स्टॉप कोडन। क्या पाया जा रहा होगा, स्टॉप कोडन। बात खत्म। स्टार्ट कोडन और स्टॉप कोडन क्या कर रहे हैं, कोडिंग रीजन को फ्लैकेट कर रहे हैं। ऐसी सेम लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, पढ़ना मजा आएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन भी पाए जा रहे हैं। ये अनट्रांसलेटेड रीजन 5 प्राइम एंड की तरफ पाया जा रहा है, इसको इसलिए हम लोग इसका एक नाम दिए दे रहे हैं कि ये 5 प्राइम यूटीआर है। और ये अनट्रांसलेटेड रीजन 3 प्राइम की तरफ पाया जा रहा है, ये 3 प्राइम रीजन है, 3 प्राइम यूटीआर है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक चीज एसडीएस सीक्वेंस, नाम सोचो नाम सोचो नाम सोचो नाम सोचो, वेरी गुड, साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। पता नहीं सोच पाए कि नहीं, वेरी गुड, तो मैं दे ही देता हूं। ठीक है, ये साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस यहीं पे पाया जाता है। सोचो अगर साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस नहीं होगा तो एमआरएनए जाकर के राइबोसोम पे बाइंड ही नहीं करेगा 16S पे, और जब बाइंड ही नहीं करेगा तो कोडिंग रीजन चाहे इतना रखे बैठो प्रोटीन सिंथेसिस होगी ही नहीं। तो मतलब ये रेगुलेट कर रहा है सर प्रोटीन सिंथेसिस को। यस, तो यूटीआर रीजन्स में क्या पाए जाते हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। ये डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस होगी नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, ये सारी चीजों को ये डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा भाई एक बात ध्यान रखना कि ये जो पूरा एमआरएनए बना हुआ है ये एक यूकैरियोटिक एमआरएनए का स्ट्रक्चर है, ये एक यूकैरियोटिक एमआरएनए का स्ट्रक्चर है। हम लोगों ने पढ़ा था टीआरएनए के सॉरी ट्रांसक्रिप्शन वाली वीडियो में। एक वीडियो भाई प्रीवियस जाकर के देख लेना, ट्रांसक्रिप्शन बाय कुलदीप सोनी डालना, ट्रांसक्रिप्शन इन एनसीईआरटी अनफिल्टर डालना, वहां पे मिल जाएगा अच्छे से, वहां पर आप लोग देख लेना। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो वहां पे आप लोग अच्छे से देख लेना। तो ये यूकैरियोटिक एमआरएनए का एक स्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ पर, यूकैरियोटिक एमआरएनए। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए के केस में ये सब कुछ नहीं पाया जाता है, ये सब कुछ नहीं पाया जा रहा है, ये सब कुछ नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, ये तो हो सकता है, इसको रहने देते हैं, लेकिन कैप और टेल नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती वो सब वहां पे समझाया, अभी पढ़ाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो पूरा उम्मीद है स्ट्रक्चर एक एमआरएनए का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ छूटा तो नहीं छूटा भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं, अब जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, जब एमआरएनए से प्रोटीन को बनाना है तो वो प्रोसेस होती कैसे है, उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होने वाला है यहाँ पर, सबसे पहला स्टेप जो आने वाला है वो आने वाला है क्या, वो आने वाला है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। बहुत ध्यान देना बच्चे, यहाँ पर ACY को मैंने येलो लिख दिया, येलो मुझे पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। येलो का मतलब यहाँ पे ACY लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्या सकता है, जो बढ़िया क्वेश्चन आएगा जहाँ पे बच्चे गलत कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये वाला वर्ड, इसलिए ध्यान रखना। इसको लिख सकते हैं अमाइनो सॉरी क्या लिख सकते हैं, अमाइनो एसिटाइलेशन, जो कि बिल्कुल गद्दी बात है। अमाइनो एसिटाइलेशन नहीं होता, क्या होता है, अमाइनो एसाइलेशन। एसिटाइलेशन दूसरी चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्टेप में क्या होता है, अमाइनो एसाइलेशन है। अमाइनो एसाइलेशन क्या होता होगा सर, अमाइनो एसिड और जब टीआरएनए आपस में जुड़ जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, एनसीईआरटी में एटीपी लिखा हुआ है लेकिन वैसे जीटीपी होता है, लेकिन भाई एनसीईआरटी को ही हम लोग अपना ग्रंथ मान रहे हैं, अपने जो भी एग्जाम है उस धर्म का पालन करते हुए यहाँ पर एटीपी को ही मानते हैं, होता जीटीपी है। ठीक है, एटीपी की प्रेजेंस में अमाइनो एसिड टीआरएनए से जुड़ गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमाइनो एसाइलेशन। फिर दो ऐसे टीआरएनए जिसके पास अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, एक ये और एक ये, वो दोनों आपस में जुड़ते हैं। एक टीआरएनए जो है वो क्या करेगा, अपने अमाइनो एसिड को दूसरे टीआरएनए के अमाइनो एसिड से जोड़ देगा और यहाँ पर एक सुंदर सा बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड को बोलेंगे हम लोग क्या, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो जरा देख लेते हैं क्या होता है। मान लिया हम लोगों ने कि यहाँ पर एक अमाइनो एसिड है CH डबल बॉन्ड OH। अमाइनो एसिड का नाम इसलिए अमाइनो एसिड है बच्चों क्योंकि अमाइनो एसिड के पास में एक अमाइनो ग्रुप है और एक एसिड ग्रुप है। कौन सा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एक ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये हो गया आपका अमाइनो ग्रुप, इसलिए इसका नाम ही है अमाइनो एसिड। ठीक है, दूसरा है, और यहाँ पर HAR हमने इसलिए लगाया, या तो H होगा या तो कोई R ग्रुप होगा, या तो कोई H होगा या तो कोई एक
आर ग्रुप देखने को यहाँ पर मिले। आर ग्रुप मतलब कोई एल्काइल रीजन हो सकता है, वो अलग अलग अमाइनो एसिड में अलग अलग होता है, मतलब ये आर ग्रुप ही डिटरमाइन करता है कि कोई अमाइनो एसिड कौन सा होगा। हालांकि ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन थोड़ा आया है तो मैं पूरा क्लियर करूंगा एक एक बार, ठीक है। चलिए दूसरा अमाइनो एसिड लेके आते हैं। दूसरा अमाइनो एसिड फिर ऐसे मान लेते हैं, एक अमाइनो ग्रुप, ये आया है किसका, कार्बन, ये सुंदर सा अल्फा कार्बन दे सकते हैं, इसको अल्फा कार्बन बोल सकते हैं, जिसके अंदर होती है कायरलिटी, ठीक है, ज्यादातर, ठीक है। मेथियोनिन को छोड़ करके, नहीं ग्लाइसिन को छोड़ करके बाकी सारे अमाइनो एसिड्स के पास कायरलिटी रहती है, ठीक है। ग्लाइसिन को छोड़ करके बाकी सारे अमाइनो एसिड्स के पास कायरलिटी रहती है, तो कायरल कार्बन है। चलिए ये सब तो जरा बायोकेमिस्ट्री शुरू कर दी है, तो भाई बीच में आया है तो क्या करें। चलो भाई देखते हैं, इसको जरा और अच्छा बना लेते हैं, इसको भी जरा और अच्छा कर लेते हैं। आओ भाई केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करते हैं। शुरू किया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, पूछते पूछते केमिस्ट्री पे पहुंच चुके हैं। चलिए देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कोई भी एक बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, और दोनों का है। एक इलेक्ट्रॉन मान लिया ये हाइड्रोजन का है, ऐसे मान लेते हैं फिर से एक बार, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया, ऐसे ये हाइड्रोजन का हो गया और ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन का हो गया, ठीक है। बॉन्ड तोड़ देते हैं तो बॉन्ड कैसे टूटता है, जो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं बॉन्ड टूटते समय वो क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एलिमेंट होता है उधर की ओर भागता है। मान लिया क्या हुआ, ये हुआ, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव हुआ। चलिए भाई समझ लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर कहानी। अगर ये बॉन्ड तोड़ा जाए तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटने पे, ये देखिए बॉन्ड टूटने पे क्या होगा, ये देखिए ये वाला बॉन्ड तोड़ना ही नहीं था, ये वाला तोड़ना था, ये वाला बॉन्ड अगर तोड़ा गया तो क्या हुआ, कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला गया और ऑक्सीजन का भी ऑक्सीजन के पास रहा, कौन सा चार्ज आया, माइनस चार्ज आया। ऐसे ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास गया, माइनस चार्ज दिया, और नाइट्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन के पास रहा तो उससे कोई चार्ज नहीं आया, खुद का इलेक्ट्रॉन खुद के पास रहने से कोई चार्ज नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पे आया प्लस चार्ज, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, बन गया क्या, H2O, क्या बन गया, H2O निकल गया, एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक सुंदर सा बॉन्ड बना, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बॉन्ड बोलने वाले हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्यों, क्योंकि कार्बन पे प्लस था, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हुआ है ना, तो क्या बन गया, एक पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिला। चलिए अब स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर्स एंड mRNA। स्मॉल सब यूनिट क्या करता है, एक mRNA से जाके बाइंड करता है, और वहीं से हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसलेशन की स्टार्ट हो गई, ठीक है, ट्रांसलेशन बिगिन हो गया। तो स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो इनकाउंटर करता है। अब आगे हम लोग जरा कुछ बातों को समझ लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या हो रहा था। एक यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट, यहाँ पे कहीं लार्ज सब यूनिट पड़ी हुई है, यहाँ रखते हैं, यहाँ डाल देते हैं लार्ज, ये स्मॉल। मैंने आपको पहले बताया इसके पास कौन सी साइट्स पाई जाती हैं, ई साइट, पी साइट, ए साइट। एनसीईआरटी में केवल पी और ए दिया हुआ है। पी मतलब पेप्टाइडिल साइट और ए मतलब अमाइनो एसाइल। पहला इनिशिएटर टीआरएनए आकर के बाइंड करता है पी साइट पे, ध्यान रखना, पहला इनिशिएटर टीआरएनए जो आके बाइंड करता है वो पी साइट पे आके बाइंड करता है। मान लिया ये आपका खूबसूरत सा कौन हो गया, टीआरएनए हो गया। इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पे एक को हटाओ तो दूसरा हट जा रहा है भाई, बड़ी मुश्किल है, ये हटा देते हैं। चलिए तो ये आया आपका टीआरएनए। यहाँ पे टीआरएनए के पास क्या है, टीआरएनए के पास है, टीआरएनए के पास स्टार्ट कोडॉन है, सॉरी टीआरएनए के पास क्या है, एंटी कोडॉन है। टीआरएनए के पास क्या है, एंटी कोडॉन है। चलिए भाई देखते हैं। तो यहाँ पर एंटी कोडॉन है और यहाँ पे एंटी कोडॉन है, ये और ये एंटी कोडॉन है। और यहाँ पर कौन आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है, देखो भाई देखो देखो कौन आया, आया है एमआरएनए। मान लिया ये है एमआरएनए। एमआरएनए का जो भी इनिशिएटर कोडॉन है
AUG मैंने पहले ही बताया अभी HDF का सीक्वेंस है ना, वो आकर के कुछ इस तरह से बाइंड करता है 16S rRNA से कि उसका इनिशिएटर कोडॉन पी साइट के सामने आए। तो देखो एकदम सामने आ गया। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस AUG को रीड करके tRNA आता है पी साइट के सामने और उसके रिस्पेक्ट में जो भी अमाइनो एसिड है, चार्ज अमाइनो एसिड, वो लेकर के आ जाता है। ठीक, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इतना कहानी जैसे होती है, ये लार्ज सब यूनिट भी आकर के यहाँ पर बाइंड कर जाते हैं। ये लार्ज सब यूनिट भी आकर के यहीं पहुंच जाते हैं, ऐसे समझ लेते हैं अब हम लोग। ये लार्ज सब यूनिट भी आकर के यहीं पे बाइंड कर गए हैं। ठीक है, अब होता क्या, अब इसके बाद फिर से नया एक tRNA आता है। नया tRNA आता है जो कहाँ पे आकर के जुड़ता है, जो आकर के जुड़ता है ए साइट पे। ठीक है, और ए साइट पे एक नई अमाइनो एसिड लेकर के आएगा, ए साइट पे एक नई अमाइनो एसिड लेकर के आएगा, मान लिया कुछ और। वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा भैया? यहाँ पर जो कोडान आया हुआ है, यहाँ पे तो मान लिया पहला कोडान तो इनिशिएटर कोडान था ये, लेकिन कुछ इसके बाद दूसरा कोडान भी तो आएगा, उस कोडान के रिस्पेक्ट में एक नई अमाइनो एसिड। बोलो भाई, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? पहले पी साइट पे tRNA आया, वो इनिशिएटर कोडान के रिस्पेक्ट में अमाइनो एसिड लेके आया। फिर ए साइट पे दूसरा tRNA आया, वहां पर जो भी कोडान पाया जाता होगा उसके रिस्पेक्ट में tRNA लेके आया। अब यहाँ पर रोल आने वाला है, अगर प्रोकैरियोट है तो 23S और अगर यूकैरियोट है तो 28S rRNA का। रिवाइज कर लो, इसके पास क्या है? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है। मतलब अब बनने वाला है इन दोनों के बीच में एक खूबसूरत सा बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है, इन दोनों के बीच में खूबसूरत सा बॉन्ड बनने वाला है। ये देखिए नजारा, ये बॉन्ड बना। ठीक है, ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन गया। कौन सा बॉन्ड बन गया? कौन सा बॉन्ड बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड। और जैसे ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये अमाइनो एसिड जो है, बॉन्ड जब बनता है, आपको क्या पता होना चाहिए, केमिस्ट्री क्या कहती है, जब भी कोई एक बॉन्ड बनता है तो कहीं दूसरी जगह से बॉन्ड टूटता है। अमाइनो एसिड जुड़ी हुई थी किसके साथ? tRNA के 3 प्राइम एंड से। तो एक बॉन्ड अगर इन दोनों के बीच में बना तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटा, तोड़ देते हैं। तोड़ दिया भैया, तोड़ दिया। तो तोड़ने उड़ने के चक्कर में क्या हो गया, हमारी जो अमाइनो एसिड है वो भी डिस्टर्ब हो गई। मान लिया ये अमाइनो एसिड थी, ठीक है, तोड़ दिया बॉन्ड। अब होगा क्या? अब ये राइबोसोम थोड़ा आगे बढ़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा, इमेजिन करो, यहाँ पे इमेजिन करना आपको, जैसे ही mRNA आगे बढ़ेगा, मान लिया यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मान लिया यहाँ पे लगा हुआ था, आगे कुछ और कोडान है, ऐसे और कोडान है, और कोडान है। तो ये जैसे आगे बढ़ेगा, तो इमेजिन करो ये आगे बढ़ा, ये जैसे ही आगे बढ़ा तो ये RNA बोल सकते हो आगे इधर आ गया, शिफ्ट हुआ। तो अब ये जैसे आगे बढ़ेगा तो ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो E के साइड में आ जाएगा। इमेजिन करो, ये हिस्सा जो RNA है तुम्हारा, सॉरी RNA नहीं बोलना चाहिए, राइबोसोम है, वो जैसे आगे बढ़ेगा तो ग्रीन वाला E पाए आएगा। E का मतलब एग्जिट, E का मतलब एग्जिट, एग्जिट साइड पे आएगा, वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, E का मतलब एग्जिट, और एग्जिट का मतलब क्या, वो एग्जिट हो जाएगा, निकल जाएगा वहां से। ठीक है, दूसरी बात क्या हो रही है, दूसरा क्या हो रहा, P, जो P वाला है वो E पे आ जाएगा, या ये वाला, ये मान लिया फर्स्ट, ये E पे आएगा, तो सेकंड वाला कहां पे आएगा, P पे आएगा। सेकंड वाला P पे आएगा तो तुरंत ही क्या होने वाला है, जैसे सेकंड वाला P पे आएगा तुरंत ही हम लोग बोल सकते हैं जो A साइट है वो खाली हो जाएगी। ठीक, तो जरा हम लोग समझते हैं, एक स्ट्रक्चर बना करके भी इतना जब टाइम दे दिया है तो इस बात को हम लोग जरा समझ ही लेते हैं। ऐसे ये 1 2 हम लोगों ने दे ही रखा है, ये कहानी, इसको हटा देते हैं, समझ गए हैं जल्दी से, जब इतना टाइम दिया ही है। E, P और A, ठीक है। मैंने बोला कि ये जैसे ही आगे कहानी बढ़ी, क्या हुआ, ये कोडान है, ये mRNA हो गया। चलिए कोडान देखते हैं क्या हुआ। जैसे ही आगे mRNA राइबोसोम बढ़ेगा, कौन बढ़ेगा, ध्यान रखना, कौन बढ़ेगा, राइबोसोम। तो ये tRNA यहाँ पे आया, कौन वाला है tRNA, ये फर्स्ट वाला है। सेकंड वाला यहाँ पे आया, ठीक है, सेकंड वाला यहाँ पे आया, आ जाएगा ये सेकंड वाला। और सेकंड वाले के पास क्या है, दो अमाइनो एसिड है। कौन कौन सी, एक ये आपकी ब्लैक वाली
ठीक है, जो डायरेक्ट जुड़ी हुई है, ध्यान रखना कौन जुड़ी हुई है डायरेक्ट, ये, और एक आपकी ब्लू वाली, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, ये आ जाएगा, और ए साइड तुरंत ही वैकेंट हो जाएगी। जरा एमआरएनए भी देखो, क्या एमआरएनए क्या कहानी चल रही है। एमआरएनए भी तो अगर मान लिया ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, आप इमेजिन करो, फर्स्ट अब यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड यहाँ पे आ जाएगा, और थर्ड यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड क्या है भाई, थर्ड क्या है, थर्ड एक न्यू है, न्यू कोडान है। न्यू कोडान को रीड करने के लिए एक नया क्या आने वाला है, एक नया कोडान आने वाला, सॉरी एक नया टीआरएनए, अब यहाँ पे एक नया टीआरएनए आया, एक नया टीआरएनए बोल सकते हैं थर्ड, इसके पास एक नई अमाइनो एसिड होगी। ठीक है, मजा आने वाला है भाई, ध्यान देना। अब इसके पास जैसे एक नई अमाइनो एसिड होगी, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, फिर राइबोसोम आगे भागेगा, फिर आगे भागेगा, फिर क्या होने वाला है, फिर आगे भागेगा तो फिर क्या होने वाला है, अब फिर से जो थर्ड है वो सेकंड वाली पोजीशन पे आ जाएगा, पी साइड पे आ जाएगा, और फोर्थ वाला टीआरएनए आएगा। तो कहानी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और एक समय के बाद यहाँ पर आने वाला है आपका स्टॉप कोडान। कौन सा, उआ, उगा या उवग, यूएए, यूजीए या यूएजी, इन तीन में से कोई एक स्टॉप कोडान आएगा। ये जैसे स्टॉप कोडान आएगा, फोन मिला जाएगा, भैया टीआरएनए कहा, क्या हुआ, कहा यार यहाँ पे 3 कोडान आ चुके हैं, इनमें से कोई एक आ जाएगा, बोलिए यहाँ पे हुआ आ गए, कौन हुआ, पहचान ही नहीं पा रहे हैं इनको। स्टॉप कोडान के लिए कोई टीआरएनए नहीं है, टीआरएनए कहना अच्छा फोन रखो भैया, हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम पहचान ही नहीं रहे इनको, ये कौन है। तुरंत ही वहीं पे प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी, अमाइनो एसिड जो आपस में जुड़ते जा रहे थे वो चेन टर्मिनेट होगी, इसलिए प्रोसेस को बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। देखा जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस 3 पार्ट में हो गई, पहला जुड़ा पी साइड पे, ध्यान रखना पहला हमेशा पी साइड पे, इसके बाद बाकी सारे ए साइड पे। तो पहला पार्ट इनिशिएशन, फिर इलॉन्गेशन या प्रोपोगेशन, फिर लास्ट टर्मिनेशन। ठीक है, तो इस तरह से चलते हैं। जैसे टर्मिनेट होता है, जैसे स्टॉप कोडान आ जाता है, तुरंत ही क्या होता है, रिलीजिंग फैक्टर आ जाते हैं। रिलीज फैक्टर कहते हैं भैया चलो सब खाली करो मैदान, कौन खाली करेगा, जो सब तुम लोग थे, कौन था, राइबोसोम थे, तुम हटो भाई, दूर हटो, स्मॉल लार्ज यूनिट सब लोग दूर हटो, और एमआरएनए का तुम भी जाओ भाई, तुम फर्दर जाके डिग्रेड हो जाओ, प्रोटीन का तुम जाओ आगे काम करो, फोल्ड वोल्ड हो, फिर से अभी फंक्शनल थोड़ी नहीं होती, उसके आगे बहुत और भी काम रहते हैं। ठीक है, फोल्डिंग वगैरह करके प्रॉपर मैनर में फिर जाके वो फंक्शनल होती है। तुम भी जाओ भाई अपने काम पे लगो। क्या हो गया, टर्मिनेशन। चलिए अब पढ़ के देखते हैं, मजा आने वाला है। क्या लिखा हुआ था देखते हैं। बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है भाई, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि स्मॉल सब यूनिट जो है, स्मॉल सब यूनिट जो है वो इनकाउंटर्स एंड एमआरएनए, जहां से हम बोल सकते हैं ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ। लार्ज सब यूनिट है 2 साइड, देखो भाई एनसीईआरटी लिखा है ना, इसलिए 2 साइड, पी और ए, ई नहीं बोला, एग्जिट नहीं बोला, ई भी होता है। देखो यहाँ पे मैंने ई दिखाया, एग्जिट, पेप्टाइडिल और अमाइनो एसिड साइड। ठीक है, यहाँ पे राइबोसोम बाइंड हो रहा है, ये देखो कौन सी है, आप बोल रहे हो सर हमको तो पहले से पता है, एसडीएस है, साइन डेलगार्नो। ठीक है, ए साइड अमाइनो एसिड साइट है, पी साइड पेप्टाइड साइट है, 23S आरएनए प्रोकैरियोट और 28 आरएनए यूकैरियोट केस में, जिसको राइबोजाइम की तरह काम करते हैं। पेप्टाइड ट्रांसफरेंस एक्टिविटी ये होती है, 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करता है। सब कुछ तो आपको पहले से पता है, बता कुछ नहीं था, बता दिया है हमने भाई। चलिए भाई देखते हैं पूरी प्रोसेस कैसे हुई। सबसे पहले हुआ एमआरएनए, पूरी प्रोसेस को 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। एमआरएनए एसडीएस की मदद से 16S आरएनए से आके मिलता है। ठीक है, स्टार्ट कोडान एयूजी जो होता है कुछ इस तरह से सेट होता है कि वो पी के सामने आकर के अरेंज हो जाए। फिर स्टार्ट कोडान और कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडान जो इनिशिएटर टीआरएनए का होता है वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड जो होता है वो पार्शियल होता है, वो ऐसा कुछ फिक्स बॉन्ड नहीं कि फिर टूट ही नहीं रहा है। ठीक है, फिर लार्ज सब यूनिट आकर के बाइंड हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, ये ध्यान रखना, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में 70S फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट टीआरएनए फर्दर कॉम्प्लीमेंट्री टू नेक्स्ट कोडान और प्रेजेंट एट द ए साइट पे आकर के बाइंड करता है। फिर पेप्टाइड बॉन्ड बन जा रहा है। राइबोसोम मूव करता है फ्रॉम एक कोडान से दूसरे कोडान की तरफ। ध्यान रखना राइबोसोम मूव कर रहा है, एमआरएनए नहीं गया है, राइबोसोम जा रहा है। ठीक है, ए साइट वैकेंट हो गई, नया टीआरएनए आया और ये प्रोसेस चलती रहती है। और हम लोग बोलते हैं क्या चल रहा है, इलॉन्गेशन इज कैरी ऑन। जैसे स्टॉप कोडान आता है, कोई टीआरएनए नहीं है, रिलीज फैक्टर आकर के बाइंड करते हैं, पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो जाती है तुरंत ही। इसके अलावा आपका टीआरएनए सारे रिलीज हो जाते हैं, राइबोसोम रिलीज हो जाता है और या डिसअसेंबल हो जाता है और एमआरएनए रिलीज हो जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो आपकी प्रोसेस कंप्लीट होती है।
ये देखिए सुंदर से डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। सब कुछ आपको समझ में आ गया है। वीडियो को पॉज करें और इस डायग्राम को देखें। ये आपका एनसीईआरटी से डायग्राम उठाया गया है। यहाँ पे आप समझ लीजिए, देखिए खूब सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। एलेनिन और वेलिन आपस में जुड़ने जा रहे हैं बाय द एक्शन ऑफ पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी प्रेजेंट इन द 23S और 28S rRNA। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है। अब इसको आप जरा वीडियो को पॉज करके एनसीईआरटी की ये लाइन है, इनको पढ़िए अलग अलग। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। वही काम आप फिर से करिए, वीडियो पॉज करिए, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर अगले 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक जगह पे सारे आंसर लिखिए, देखिए आप कितना सीख पाए हैं। जो बता रहे भाई वो करते भी रहना है, तभी मजा आएगी। दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। फिर वीडियो पॉज करिए, अगले 3 क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और ये लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं अपने थ्रू, और देखते हैं क्या है। बोला जा रहा व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। mRNA का ट्रांसलेशन होना, उसका पहला स्टेप क्या है? क्या हो रहा? बाइंडिंग ऑफ tRNA टू mRNA। tRNA का mRNA से बाइंड करना नहीं, tRNA का mRNA से सिर्फ बाइंड कर जाने से थोड़ी नहीं होता है, ठीक है। वहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, tRNA और mRNA बाइंड करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? लार्ज सब यूनिट भी आके बाइंड करती है। और अब हम बोलेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, इसको बोलेंगे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो होना क्या चाहिए? फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये सही है, ठीक है। बाकी इलॉन्गेशन और रिलीज तो बाद में होगा। विच साइट ऑन द राइबोसोम डज द फर्स्ट tRNA बाइंड टू ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। पहला tRNA भाई पी साइट से, कितनी बार बताया चिल्ला चिल्ला के। व्हाट इज द रोल ऑफ ए साइट इन द राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ठीक है। ए साइट का ट्रांसलेशन के समय क्या है? तो वहां पे नए नए tRNA आते हैं, तो होल्ड द tRNA कैरिंग द नेक्स्ट अमाइनो एसिड। एग्जिट साइट नहीं, वो तो ई होती है। साइट ऑफ द mRNA बाइंडिंग साइट नहीं भैया, वो तो आरबीएस साइट है, साइन डेल्गार्नो जहाँ पे आकर के बाइंड करता है। होल्ड द ग्रोइंग साइट ऑफ द mRNA बाइंडिंग साइट तो सारी एंटीकोडॉन होता है, सॉरी, ठीक है, वो तो एंटीकोडॉन होता है। होल्ड द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड नहीं, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड को भी नहीं, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड को तो पी साइट पे पहुंचती है, फिर वहां पे नया आता है कहां पर? ए साइट पे। तो ये आ रहा होल्ड द tRNA कैरिंग द नेक्स्ट अमाइनो एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन प्रोसेस में कौन mRNA पार्ट लेता है? mRNA पार्ट लेता है, tRNA लेता है, rRNA लेता है, DNA थोड़ी नहीं, वो तो ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है, DNA रेप्लिकेशन में मदद करता है। व्हाट डज द टर्म पॉलीराइबोसोम, ये नहीं बताया, बता दे रहे हैं। बैक्टीरिया के केस में, प्रोकैरियोट के केस में क्या होता है? RNA बनता रहता है, rRNA मान लेते हैं rRNA बन रहा है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब जरूरी नहीं rRNA ही बने, बड़ा अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन समझाया है, वो वीडियो भी जरूर देखिए ना, तब मजा आएगी। तो rRNA बना, और वहां पे कैप तो है नहीं, टेल भी नहीं बनती है, तो वहां पर होता है कि कई सारे राइबोसोम आकर के जुड़ जाते हैं, और हर राइबोसोम अलग अलग रीड कर रहा है, हर राइबोसोम अलग अलग रीड कर रहा है। ये मैंने समझाया है डीएनए और आरएनए में डिफरेंस जब बताया, डीएनए रेप्लिकेशन और आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस बताया, वहां पे बताया है कि डीएनए रेप्लिकेशन में एक साइकिल में केवल एक ही डीएनए पूरा बनता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में मल्टीपल प्रोसेस चलती रहती है। एक बार में कई सारे आरआरएनए भी बन सकते हैं, टीआरएनए या आरएनए बन सकते हैं, और उसी आरएनए से कई सारी प्रोटीन्स भी एक बार में बन सकती है। तो पॉली मतलब कई सारे, राइबोसोम मतलब राइबोसोम, कई सारे राइबोसोम जुड़ गए हैं किससे? किससे? एमआरएनए से। और उससे जुड़ के क्या कर रहे हैं? उससे जुड़ करके प्रोटीन बना रहे हैं। अ सिंगल राइबोसोम नहीं, पॉली का मतलब ही है मल्टीपल राइबोसोम ट्रांसलेटिंग अ सिंगल एमआरएनए मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली। ये बात हो सकती है, सोचा जा सकता है। अ राइबोसोम विद मल्टीपल सब यूनिट नहीं यार, अ राइबोसोम बाउंड्स टू द एंडोप्लाज्म नहीं भैया, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो गया, डेफिनेशन भी बताई तो उसी से हो रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रांसलेशन टर्मिनेशन। ट्रांसलेट को टर्मिनेट करना है, कौन है इसमें से ट्रांसलेशन टर्मिनेशन कर रहा है? इट अकर्स व्हेन अ स्टॉप कोडॉन इज इनकाउंटर्ड। हाँ भाई ये तो हो सकता है। इट रिक्वायर्स एटीपी फॉर एनर्जी। अरे यार ये भी चाहिए, कई सारे सही हो रहे हैं क्या भाई? इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ द एमआरएनए फ्रॉम द राइबोसोम। हाँ भाई ये भी चाहिए। अच्छा ऑल ऑफ द अबव भी तो है, हाँ तो भाई यही सही है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। सेवेंथ क्वेश्चन, ड्यूरिंग बैक्टीरियल ट्रांसलेशन इनिशिएशन द साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। देखो क्वेश्चन आया है,
ठीक है। सीक्वेंस इन mRNA इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सिग्नल्स द स्टार्ट कोडॉन, नहीं, बाइंड्स टू 16S rRNA ऑफ द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, सही बात है। रिक्रूट द रिलीज फैक्टर, नहीं, रिलीज फैक्टर तो लास्ट में टर्मिनेशन में चाहिए ना। स्टेबलाइज द tRNA एट पी साइट, नहीं, है ना। तो ये क्या कर रहा है, स्टेबलाइज द tRNA एट पी, नहीं भैया, tRNA को पी साइट पे थोड़ी नहीं स्टेबलाइज कर रहा है। अगर यहीं पे लिखा होता कि स्टार्ट कोडान को पी साइट पे स्टेबलाइज कर रहा है तो ये भी सही हो जाता है। ठीक है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये स्मॉल 16S rRNA से बाइंड करता है, ये सही होने वाला है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हमको लगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे बढ़िया दिए गए हैं। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इन इलोंगेशन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज कैटेलाइज्ड बाय, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है, ठीक है, वो बनता है 23S rRNA से, पी वाला सही है। अमाइनो एसाइड tRNA सिंथेटेज, नहीं भैया, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है 23 और 28S, 23S प्रोकैरियोट में, 28S यूकैरियोट में। ठीक है, ये इलोंगेशन फैक्टर 2, TSG, अरे सब बहुत हाई फाई बातें हैं यार। अच्छा, इन प्रोकैरियोटिक पॉलीसोम्स ट्रांसलेशन कैन बिगिन ऑन mRNA बिफोर ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीट, है ना। मैंने बोला था ना कि वहां पे को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन चलता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज राइबोसोम बाइंड्स डायरेक्टली टू अ DNA, mRNA एंड राइबोसोम्स आर बोथ इन साइटोप्लाज्म, टर्मिनेशन फैक्टर एक्ट्स ऑन पार्शियली ट्रांसक्राइब्ड mRNA इज डबल स्टैंडर्ड, नहीं यार, ये तो पहले गलत करो। टर्मिनेशन फैक्टर एक्ट्स ऑन पार्शियली ट्रांसक्राइब्ड mRNA, नहीं भैया। राइबोसोम बाइंड डायरेक्टली टू DNA से राइबोसोम बाइंड होकर के क्या हो जाएगा भैया, यही सही है। mRNA एंड राइबोसोम्स आर बोथ इन साइटोप्लाज्म, क्यों? mRNA जो नया नया बन रहा है भाई, देखो होता क्या है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियाइड होता है, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो जो भी mRNA बन रहा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, किसके कांटेक्ट में आ रहा है, साइटोप्लाज्म के। और साइटोप्लाज्म में कौन है, राइबोसोम। तो mRNA की डायरेक्ट मुलाकात हो जाती है राइबोसोम से और तुरंत ही ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ चलता है, बोलते हैं को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक है, बताया है मैंने पिछली वीडियो में, देख लेना भाई, मजा आएगी वहां पर भी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आ गया, इन यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन स्कैनिंग फॉर द स्टार्ट कोडॉन बिगिंस। ठीक है, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में स्कैनिंग फॉर द स्टार्ट कोडॉन स्टार्ट होता है कहां से, 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA, 3 प्राइम एंड ऑफ mRNA इमीडिएटली डाउन स्ट्रीम ऑफ पॉलीएड्लाइटेड टेल। ठीक है, रैंडम पोजीशन नहीं। ठीक है, स्कैनिंग कहां से शुरू होती है, हमने बोला हेड सेंटर होता है और टेल पीछे रहती है। हेड कहां पे है, 5 प्राइम एंड, तो 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA, बात खत्म। ठीक है, हेड सेंटर होगा भाई, आप भी कहीं जाओगे पहले खोपड़ी अंदर पहुंचेगी ना, टेल तो बाद में, कोई जानवर कहीं किसी अपने डेन में अपनी गुफा में जा रहा है तो ऐसा थोड़ी पूछ अंदर पहुंचाएगा, बता लो पूछे पकड़ के कोई खींच लिया कि आओ भैया स्वागत है। ठीक है, अच्छा ये अलग है ट्रिक, ये बाद में बताया जाएगा। तो ये थैंक यू, आप समझ रहे हो, मतलब कुल मिला के वीडियो हो गई कंप्लीट। अगर आपको अच्छी लगी हुई है तो इसको आप लोग अपने जो भी कलीग्स हैं उनको जरूर शेयर करें। वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, नीट वाले, क्लास 12, पीजीटी एलटी ग्रेड का भी एग्जाम आ गया, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन लोगों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे वहां पे लैक ओपेरॉन क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। वीडियो हमेशा भाई लेंदी रहेगी, अगर आपको एक ही वीडियो में कॉन्सेप्ट को समझना है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझना है और रिवाइज भी कर लेना है, उसी में पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर देना, मतलब 1 वीडियो ऑल सोल्यूशन। तो इस वीडियो में जरूर आए, इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बतलाएं आगे इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।